लाओ बुक लाओ तो, बुक लाओ तो, बुक लाओ। क्वेश्चन करवाइएगा, संडे को करवाइए ना सर उसका क्वेश्चन। हाँ सर। मतलब एक दिन भी रेस्ट में नहीं रहे हैं सर, एग्जाम के बाद तो आपको रेस्ट ही रेस्ट करना है, मतलब एक महीना कर लीजिएगा रेस्ट, फिर तो दूसरा सर संडे को रखिए क्वेश्चन से। सुना डिब्बा इसके बाद क्या लिखना है वही जो हम लिखे हैं वैसे लिखा एक ही क्लास के बाद हाँ इतना ही होता है, इधर कंप्लीट है नहीं थोड़ा क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखे, प्रैक्टिस नहीं करवाई प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव तो बोलो कौन चैप्टर स्टार्ट कर दे इसमें? सेमीकंडक्टर स्टार्ट करें? ठीक है, लेकिन कर ये लेता ना एक क्लास, काहे ले इसको संडे के भरोसे छोड़ रही है? क्यों सर, संडे को करवा दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे सर ऑनलाइन। अच्छा चलो ठीक, एक दिन छुट्टी नहीं हमको देगी तो फिर माथा खराब हो जा रहा है ना। हाँ घर पर से ले लेंगे उसको। चलो देखो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ना, सॉलिड, इसमें क्या नाम है उसका? कहाँ है? हाँ, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हम कम किए हैं जी, आप बताओ हम लोग का बैच कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर में लगभग, नहीं फिर दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का छुट्टी था, 1 जनवरी का छुट्टी था, लॉकडाउन था। ये 4-5 महीना में हम लोग दोनों पेपर को लगभग 80%, हम लोग 80% सिलेबस कंप्लीट है, 85%। तो हम लोग बता रहे हैं सर, नहीं इतना कम, हमको तो अपने हाथ से इतना कम टाइम हम किसी बैच में आज तक नहीं दिए थे। अब समझ लो कि जिस बैच में ज़्यादा, एक कम से कम 1 साल पढ़ाए होंगे, कितना पढ़ाते होंगे पहले क्या करते थे, ऐसे जो बता रहे हैं सी बर्मार तो बताइए रहे, उसके बाद लास्ट में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते थे। ई बार आप लोग पर ही छोड़ दिए उसको करने के लिए, वो टाइम का अभाव था। टेस्ट लेते थे चैप्टर वाइज, अभी 1-2 क्लास जो टेस्ट लेंगे तो लगता है क्या कि 1-2 क्लास ले लेंगे तो मेरा एक चैप्टर आगे बढ़ जाएगा, ऐसा फीलिंग्स आता है। कम से कम एग्जाम के समय तक सिलेबस को जहाँ तक जा सके। तो फिर भी कॉन्सेप्ट्स में हम नहीं कमी किए हैं, न्यूमेरिकल्स में हम कमी नहीं किए हैं, थोड़ा टेस्ट में कमी किए, टेस्ट का और प्रैक्टिस, मतलब एक तुम लोग को पूछने कम दिए हैं, मतलब बनाने का मौका ही नहीं दिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले गए हम ही खूब बता दिए हैं। अब उतना को ऑब्जर्व कीजिए, उतना नोट्स में जो है ना क्वेश्चन सब, उतना को ऑब्जर्व करोगे, लगभग हमको लगता है सब क्वेश्चन बनेगा। चलो देखो, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। एक बात बताओ, ये मटेरियल में ऐसा क्या बात है जो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिसके लिए एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही अलग कर दिया गया है? नहीं, अपने पास गुड इंसुलेटर था, गुड कंडक्टर था अपने पास, तो फिर इस दोनों मटेरियल में क्या प्रॉब्लम था
जो इसके लिए कोई ब्रांच, कंडक्टर नाम का कोई ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप नहीं हुआ, एक चैप्टर बन के रह गया वो, समझे? कंडक्टर, इसको आवाज जाता है उसमें, आवाज वहाँ आते रहता है ना रिकॉर्डिंग में। इस पर आ जाओ इधर, उस फैन का हवा लगेगा। सुनो, तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल, हम लोग मटेरियल को जो कैटेगरी में बांटते हो, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा इसका डिस्कशन किया गया था। तो एक तो आधार है इस मटेरियल को कैटेगराइज करने का, वो है रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बेसिस पर। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्या बोला था? इसका रेसिस्टिविटी वेरी लॉ ना, रेसिस्टिविटी वेरी लॉ एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी एंड अल्फा इज पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बात, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा एंड हेंस रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक बेस आधार भी था, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर भी डिफाइन किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों इसका रेसिस्टिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा स्पीड से टकराता है वो पॉजिटिव आयन कोर से। कंडक्टर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होता है ना इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वांडरिंग कर रहा होता है। ये पिक्चर है ना कंडक्टर का। नहीं, कॉपर का टुकड़ा है मान लो, तो कॉपर का टुकड़ा है तो कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में तो नहीं होता है, ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस टुकड़ा के अंदर, इलेक्ट्रॉन अलग रहता है। तो यही वो पॉजिटिव आयन है, यही ये सब, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये पिक्चर है। तो ऑलरेडी पहले से मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर है, तो जो भी थर्मल काइनेटिक एनर्जी हो इस इलेक्ट्रॉन में, जब आप इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। यदि ये पोटेंशियल हाई है, दैट इज फील्ड का डायरेक्शन। ये तो तब का स्ट्रक्चर है जब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हो, लेकिन जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना स्टार्ट करेगा एक फिक्स डायरेक्शन में, और फिक्स डायरेक्शन में जाएगा तो इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा, टकरा के डिफ्लेक्ट होगा, फिर दूसरा रास्ता पर चलेगा, फिर उस दूसरे रास्ता में भी कोई पॉजिटिव आयन होगा, उससे टकरा के थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरे रास्ता पर चलेगा। इस तरह से चलता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी से टकराएगा उस पॉजिटिव आयन से, तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। नहीं, और ज़्यादा मतलब जितना इधर गया सब जो रिफ्लेक्ट होकर उतने ही पीछे चला गया, यानी एवरेज मोशन उसका क्या मानेंगे? जीरो। इलेक्ट्रॉन का एवरेज मोशन जीरो, एवरेज मोशन में बाधा पहुंचा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है इस मटेरियल का। इस मटेरियल के बारे में क्या बोला था? इसका रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई ना। ये टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करेगा ना इसका रेसिस्टिविटी। अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो ये चैप्टर ना टोटली कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा सर्किट उर्किट वाला न्यूमेरिकल आएगा, डायोड कनेक्टेड रहेगा। अभी तक हम लोग ओनली रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का सर्किट को देखा। अब एक एलिमेंट और आएगा, डायोड या ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वाला लगभग नहीं ये रहेगा, डायोडे वाला सर्किट से मैक्सिमम रहता है। तो डायोड का प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग को। तो रो इज वेरी हाई इसका, और इसका अल्फा निगेटिव होता है एट ऑल टेम्परेचर। इसलिए इसका जो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके लिए,
तो इसमें चूंकि अल्फा निगेटिव है, अल्फा का वैल्यू, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो घटेगा, इसका अल्फा निगेटिव है। तो ये प्रॉपर्टी था इंसुलेटिंग मटेरियल का। सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है, इस दोनों के बीच का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का, है ना। ना ये वेरी, इसका रेसिस्टिविटी वेरी हाई है, न वेरी लो है, इंटरमीडिएट रोल अदा करता है ये रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में। इसका अल्फा जो होता है ना इस मटेरियल का, रो हैज इंटरमीडिएट वैल्यू या इज नॉट टू लार्ज, इज नॉट टू स्मॉल, या ऐसे बोल दो कि रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर is greater than resistivity of conductor and less than resistivity of insulator। इसका जो अल्फा का वैल्यू होता है वो पहले निगेटिव होता है लो टेम्परेचर इंटरवल में, लो टेम्परेचर इंटरवल में, और हाई टेम्परेचर इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है, ये वेरिएशन। तो इस हम लोग जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल का को जो कैटेगरी में बांटे थे 3 टाइप का, आप ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। लेकिन ये जो मेथड है मटेरियल को डिफाइन करने का ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इस मेथड से सब मटेरियल डिफाइन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी वेरी हाई है लेकिन वो कंडक्टर नहीं है। कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी वेरी हाई है लेकिन वो इंसुलेटर नहीं है। उसका बिहेवियर, उस मटेरियल का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो चेंज करते रहता है, उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुपर कंडक्टर। हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स में एक चैप्टर ही आता है, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ाते हैं हम लोग। तो वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका कोई पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाता है ना, लेकिन वो कंडक्टर नहीं है। कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिस पर उसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो जाता है, फिर भी वो इंसुलेटर नहीं है। तो इस आधार पर मटेरियल को बांटना सही नहीं था। तो एक नया अप्रोच मटेरियल को डिवाइड करने का, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या? एनर्जी बैंड के आधार पर मटेरियल को कैटेगरी में बांटना। तो सेमीकंडक्टर को मेनली फोकस करेंगे हम लोग, और जब एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इस दोनों को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहेगा। खाली डिफिनीशन करेंगे तो तीनों का करेंगे, उसके बाद मेनली इसी का रोल रहेगा हम लोग को। तो ऐसा क्या बात है इस मटेरियल में जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें वो क्या बात है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं रहा? नहीं, थोड़ा नहीं गौर कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का न रेसिस्टिविटी हाई है न लो है, उसका न कंडक्टिविटी हाई है न लो है, फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो सुनो, आजकल जो भी चीज़ देखो, सेमीकंडक्टर का ज़माना है। आज अमेरिका रूस वाले को धमकी दे रहा है सेमीकंडक्टर नहीं देंगे तुमको। आप समझो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इन्हें बोला कि स्टील नहीं देंगे, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं देंगे कितना फर्क पड़ेगा। तो ऐसा है ना, एक वो इसका मेन चीज है, कंडक्टिविटी पर कंट्रोल करना। कंडक्टर और इंसुलेटर में का कंडक्टिविटी को कंट्रोल टेम्परेचर से किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे कंडक्टर में तो उसके अंदर का सब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। आप कहोगे कि नहीं इतना इलेक्ट्रॉन को नहीं मूव करने दें, इतने ही को मूव करने, तो ये चीज पर कंट्रोल आपका नहीं होगा। सेमीकंडक्टर इसी बात पर कंट्रोल रहता है, आप जितने इलेक्ट्रॉन को चाहोगे मूव करवाना उतने ही मूव करेगा।
समझे? यानी कंडक्टिविटी को कंट्रोल बिना टेम्परेचर से भी किया जा सकता है, समझे? तो यही एक मेन प्रॉपर्टी है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का, जिसके चलते ये उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है। अच्छा, हो गया? थोड़ा सा इस बात को लिख लेंगे यहाँ पर कि कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इज कंट्रोल्ड ओनली बाय टेम्परेचर। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर and insulator is controlled only by changing temperature, but conductivity of semiconductor is controlled by number of charge carrier। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही खाली चार्ज कैरियर नहीं है, एगो और चार्ज कैरियर डिफाइन करेंगे हम लोग, होल। तो इसलिए हम जनरल बात लिख रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। यही वो मेन बात है सेमीकंडक्टर का, यही चीज ऐसा है जो इसको यूनिक बनाता है। तो सुनिए, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एलिमेंटल फॉर्म में, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एलिमेंटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? कंपाउंड फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। तो हम लोग को तो अभी ओनली एलिमेंटल फॉर्म वाला सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी को देखना है। तो उसमें जो बेस्ट है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर बाद में देखेंगे जर्मेनियम से बेहतर सिलिकॉन होता है, क्यों, है ना? तो ऐसे जनरली जो भी सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी 4 होगा। ये मत बोलो कि जिस किसी का भी वैलेंसी 4 वो सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट होगा, ऐसा बात नहीं है। इनिशियली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो कोल डस्ट में मिला, पता चलता है कोल का डस्ट, लेकिन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वो मॉडल सेमीकंडक्टर है। स्टार्टिंग कंसेप्ट सेमीकंडक्टर का वहीं से स्टार्ट होता है। और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और मॉडल सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। ऐसे जो डिवाइसेस सब बन रहा है उसमें प्योर सेमीकंडक्टर अब यूज नहीं हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म में यूज होता है, समझे? और भी एलिमेंट सबका मिक्सचर रहता है, ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड मॉडल सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो इसी दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे। इट इज टेट्रावैलेंट, that is having valency 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कोई एक एटम लो लेते हो जर्मेनियम और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कौन ऑर्बिट में जाएगा ये? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ना, ठीक है ना? हाँ, तो थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, एक ठो और ना, 4 इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, एलिमेंटल एक एलिमेंटल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एटम की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लोगे तो उसमें बहुत सारे एटम होगा और वो सब एटम कोवैलेंट बाउंड से बाउंडेड होगा। कोई एक एटम 4 कोवैलेंट बाउंड से बाउंडेड होगा। यदि प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल ले तो कोई मिक्सचर नहीं हो, उसके अंदर कोई अदर इम्प्यूरिटी एटम नहीं हो, प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल, तो 4 एटम से बाउंडेड रहेगा वो। इन क्रिस्टल ये प्योर एटम हुआ, 1 एटम ऑफ सेमीकंडक्टर, 1 एटम ऑफ सिलिकॉन। और इन क्रिस्टल 1 atom bounded with covalent bound but with 4 identical atom. थोड़ा उतारो इसको पहले। देखो डायरेक्ट हम आ रहे हैं किस पर, एनर्जी बैंड कंसेप्ट पर आ रहे हैं, वहीं से मेनली स्टार्ट होता है ये चीज, एनर्जी बैंड कंसेप्ट। तो एक एटम का ये स्ट्रक्चर हम लोग दिखा रहे हैं। और जब क्रिस्टल की बात करोगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स होगा और कोई भी एक एटम 4 आइडेंटिकल एटम से कोवैलेंट बाउंड से बाउंडेड रहेगा। दैट इज ऐसा स्ट्रक्चर। है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिए एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स में क्या चेंजिंग होता है। एक एटम में क्या एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन का, जब वो क्रिस्टल के अंदर आएगा तो वहाँ पर और भी एटम्स आ जाता है अगल बगल, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स में चेंजिंग आता है। एक एटम का एनर्जी लेवल दिखाओगे, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, तो वो ऐसा। एक एटम में हमको सब ऑर्बिट का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल से अभी मतलब नहीं है, ओनली वैलेंस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल से मतलब है। वैलेंस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल से, या सब दिखाना है सब भी दिखा सकते हो। तो ये इधर एनर्जी का लाइन रखते हैं हम लोग, और ये लेवल सब है। ये मान लो n बराबर 1, इस फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होगा। कोई एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस सबका एनर्जी लेवल, एक एटम हो तब, एक एटम हो तब ये एनर्जी डायग्राम ऑफ 1 एटम, एनर्जी डायग्राम फॉर 1 एटम। क्रिस्टल की बात नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑर्बिट में जो 6 गो इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में जो 8 हुआ है ना, n बराबर 1, n बराबर, तो या ऐसे करो ना 1s2 ऐसे करके बात करें 1s2, 2s2 में भी 2 गो इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6 6 गो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक सेम एनर्जी लेवल पर होगा। तो ग्राफ में एक ही लेवल देंगे सब इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई एक सब ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राफ में सबको एक ही एनर्जी लेवल पर दिखाओगे। लेकिन जब क्रिस्टल में आता है ना ये एटम, क्रिस्टल में
तो यहाँ पर चेंजिंग होता है, बता रहे हैं उसको। इधर हो गया नहीं फिगर? अब देखो, मान लो कि एक एटम को हम लोग, एक एटम को के अराउंड कोई दूसरा एटम आया, एक दूसरा ही दुइये गो एटम की बात करें एटलीस्ट। ऐसे तो कोई एक एटम के अराउंड 4 गो एटम्स होता है, लेकिन अभी हम दुइये गो एटम से बात कर रहे हैं। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन सब है इसके इनर ऑर्बिट्स में, अब एक ही ऑर्बिट का में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी सेम नहीं होता है। ऑर्बिट लेवल सेम है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है सबका एनर्जी। एक ही ऑर्बिट का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अब सेम नहीं होगा। वहां पर क्या था, एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स था सबका एनर्जी सेम था। यहां पर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका एनर्जी सेम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस एटम का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा, क्लोज आएगा तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगेगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट होगा ना इसके बीच। क्या इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन कुछ और है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा ना? नहीं, इसका जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है उस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा ना, सेपरेशन अलग अलग है ना। तो ऑर्बिट भले ही सेम है, लेकिन उस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल सेम नहीं है, लेकिन ज़्यादा का भी डिफरेंस नहीं होता है, एकदम स्लाइटली डिफरेंस होता है। सुनो सुनो क्या बोल रहे हैं, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर ध्यान रखो। अब 1s2 में जो 2 गो इलेक्ट्रॉन था, अब 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 1s2 में अब 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब पूरे क्रिस्टल का s ऑर्बिटल की बात करें, एक एटम का s ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पूरे क्रिस्टल में यदि 2 गो एटम है नहीं, तो दोनों एटम का 1s दोनों एटम के लिए होगा, तो टोटल 1s ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और चारों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होगा, इस सब इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी डिफरेंट होगा। यानी ये जो एक सिंगल यहां पर, यहां 1s2 नहीं लिखेंगे, 1s ऑर्बिटल लिखेंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ क्रिस्टल। अब n एटम्स होगा तो n 1s ऑर्बिटल होगा। कितना? n 1s ऑर्बिटल होगा। पूरे क्रिस्टल में कितने 1s ऑर्बिटल? n, यदि n एटम्स है क्रिस्टल में तो। चलिए देखिए, अच्छा उतना डीप जाने से मतलब नहीं है, इतना खाली समझ लेना कि अब वो जो भी इलेक्ट्रॉन था वो सेम एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा, किसी का एनर्जी लेवल इनिशियल एनर्जी लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इनिशियल एनर्जी लेवल से थोड़ा कम हो जाएगा, और हर एक एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही रखोगे। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट लेवल डिफाइन होगा ना। यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सेम लेवल डिफाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट लेवल से डिफाइन होगा। अब चूंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट लेवल, यदि 4 गो इलेक्ट्रॉन है टोटल 1s ऑर्बिटल में, तो 4 गो लेवल तो दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट। यानी जो वो जो बात समझा क्या हुआ सॉलिड में आने के बाद एटम का एनर्जी लेवल्स।
सॉलिड का जब फॉर्मेशन होगा तो एक एटम के अराउंड ए नंबर ऑफ एटम होता है, तो उस केस में एक ही एटम के किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी सेम नहीं, ऑर्बिट सेम है लेकिन उसका एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं है। इसलिए एनर्जी का ग्राफ में हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक पार्टिकुलर लेवल डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं, एकदम क्लोजली सेपरेटेड होता है सब एनर्जी, एंड इट फॉर्म ए बैंड ऑफ एनर्जी। ये बात खाली 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं, सब ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर ये इफेक्ट होगा। p में भी जाओगे, 2s में भी जाओगे तो उसमें उसका भी जो एक शार्प एनर्जी लेवल था वो भी ए बैंड ऑफ एनर्जी में स्प्लिट करेगा, और एक एनर्जी लेवल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाना, एक एनर्जी लेवल में एक क्वांटम मैकेनिक्स होता है। एक सुनो सुनो सुनो, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम स्टेट्स। कोई एक जो लेवल है ना एनर्जी का, कोई एक, उसको क्वांटम स्टेट्स बोलते हैं। ऐसे भी सुने होंगे केमिस्ट्री में, कोई एक इलेक्ट्रॉन का ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है ना, और कोई ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हुआ, कोई ना कोई क्वांटम नंबर यदि डिफरेंट हुआ, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट क्वांटम स्टेट में है। क्या रीड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम स्टेट डिफरेंट है, क्वांटम स्टेट डिफरेंट, दैट इज एनर्जी डिफरेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है कोई उसका सब क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है, कोई ना कोई क्वांटम नंबर, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई रिस्पेक्ट में डिफर जरूर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होगा सब इलेक्ट्रॉन का। यानी बोलेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विल बी इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट। तो ये सब जो एनर्जी लेवल्स बोल रहे हो इसको क्वांटम स्टेट्स भी बोल सकते हो। तो यह इफेक्ट सभी ऑर्बिटल्स पर पड़ेगा, 3s पर भी पड़ेगा, 3p पर भी पड़ेगा, यानी सब लेकिन मोर पड़ेगा किस पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले पर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो एक शार्प एनर्जी लेवल था उसका स्प्लिटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके इनर मोस्ट वाला कोर ऑर्बिट सब पर ये इफेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन स्प्लिट होता है सारा एनर्जी लेवल्स इनसाइड सॉलिड। तो ये जो डायग्राम हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, एटम्स इन सॉलिड, वहां एक एटम नहीं है, एटम्स इन एनर्जी डायग्राम ऑफ एटम्स इन सॉलिड। It form a band and each band of energy, इसको बहुत तरह से लोग बोलता है कि that is the sharp energy level splitted into a number of different energy level, closely spaced different energy level, and each energy level has one electron। एक एनर्जी लेवल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होता है। तो थोड़ा लैंग्वेज लिखना है कि हो जाएगा, इतना से काम चल जाएगा, याद रहेगा ऐसा बात। अच्छा एक चीज हो गया, फिगर बना लिए, फिगर तो दिखाइए रहे हैं। अच्छा जरूरी नहीं सब एनर्जी लेवल, सुनो, सभी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाओगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जरूरी है फुलफिल होगा, वो 8 को इलेक्ट्रॉन होवे करेगा। अभी P2 है ना, तो उसमें एनर्जी लेवल्स होगा बहुत, लेकिन जरूरी नहीं कि सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन। अरे ऑर्बिटों में तो ये बात है ना, एटम में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होता है, लेकिन जरूरी है सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो। हम एक घर बना रहे हैं, जरूरी है उसमें आदमी हो, नहीं ना। मान लो ये एक अपार्टमेंट बनाया तो वो हुआ मेरा एटम, क्या हुआ, वो एटम हुआ, और उसमें फिर बहुत सारे फ्लोर बनाया, वो ऑर्बिट हुआ, और उस फ्लोर के अंदर हर फ्लोर में रूम बनाया, वो सब सेल हुआ,
समझे? तो है घर अपने पास, लेकिन जरूरी नहीं उसमें आदमी हो। एनर्जी लेवल्स है, जरूरी नहीं है सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो। सुनो, यदि किसी एनर्जी बैंड कोई एनर्जी बैंड का हर एनर्जी लेवल में एक एक ठो इलेक्ट्रॉन हो, तो दैट इज बोलते हैं कि वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। और नहीं है उतना तो बोलेंगे वो पार्शियली फिल्ड है या टोटली एम्प्टी है। और एको गो नहीं हो तो कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, तो 3 गो एनर्जी बैंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। हालांकि 2 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीटली फिल्ड है। एक वो लास्ट एनर्जी बैंड जिसमें एक गो इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी जरूरत पड़ेगा हम लोग को। और उसका जस्ट निचला एनर्जी बैंड जिसमें जो पार्शियली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड तो और नीचे वाला सब भी होगा। अब आप सिलिकॉन का लेते हो तो सिलिकॉन में तो अभी देखा कि 1s ऑर्बिटल, जितने भी 1s ऑर्बिटल, n एटम है तो n 1s ऑर्बिटल होगा, है ना, n 1s ऑर्बिटल। तो ये सब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, यानी इसका हर क्वांटम स्टेट में एक एक ठो इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से होगा। 2s2 में जाओगे तो वो ऑर्बिटल भी कंप्लीटली, वो उसका भी एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड। 2p6 में जाओगे वो भी कंप्लीटली फिल्ड। 3s2 भी कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन 2p2 3p2 कंप्लीटली फिल्ड नहीं, वो पार्शियली फिल्ड। और 3p2 पार्शियली फिल्ड। और उसके बाद कौन लेते हो? 3p2 तो हो गया ना, 3s2 हो गया, 3p6 3s2 3d भी ना, 3d से पहले 4s ना, 3d से पहले 4s। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग के लिए तो 4s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली क्या है? एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी। 4s कंप्लीटली एम्प्टी, हाँ। 3d भी कंप्लीटली एम्प्टी। अच्छा, हाँ। तो सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए जब एनर्जी बैंड दिखाएंगे आप, एनर्जी बैंड ये समझ में आया ना, ये क्या किया हम लोग? एक लेवल जो शार्प लेवल था वो स्प्लिट कर गया ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में, एंड ईच लेवल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और these levels are also called quantum states। ठीक है, क्वांटम स्टेट्स बोलना है इस लेवल को। अच्छा, there are a number of energy band, 2 बैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, और वो लास्ट 2 बैंड जिसमें से एक कंप्लीटली एम्प्टी होगा और एक या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। वो दोनों बैंड से मतलब है हम लोग को, जो बाद में करते हैं। रुको, अच्छा, इस आइडिया को एगो ऐसे भी देखो कि सपोज करो यहाँ पर एक एटम रखा आप, और एक एटम को इतना दूर पर रख दिया कि ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। एटॉमिक सेपरेशन से थोड़ा लार्ज कर दिया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए हो मान लो। एटॉमिक सेपरेशन तो एटॉमिक डायमीटर तो एंगस्ट्रम में होता है ना, और यदि एटम के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस होगा r0, ये वो डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा दूरी पर रखोगे तो एटम इंटरैक्ट नहीं करेगा। तब तक इस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उस सब इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो शार्प लेवल होगा, है ना, एक शार्प लेवल ही होगा। ये 1s2 2s2 2p6। लेकिन जब इस एटम को और इसके पास क्लोज करने चलोगे तो ये जो लेवल्स है ये सब का क्या होना स्टार्ट हो जाता है? टूटना स्टार्ट कर देता है सब।
और थोड़ा ज़्यादा नज़दीक, इस सब में भी यही बात होगा, इस सब में भी ये बात होगा। इस सब शार्प लेवल स्प्लिट करना स्टार्ट कर देता है। और क्लोज आओगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल फिर से टूटता है, ये लेवल सब भी फिर से टूटता है। ऐसी बात इस सब लेवल में भी है। अब 1 गो में टूटे, 3 गो में टूटे, 4 गो में टूटे, एक तो लेवल। दैट इज आप इस सब लेवल पर एक टेंजेंशियल ड्रॉ करो। दैट इज दिस शार्प लेवल लुक्स लाइक ए बैंड। अच्छा। हाँ, क्या हुआ समझ? ठीक है, तो सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये सब भी, ये एक अलग बैंड हो जाएगा, इसमें सब टेंजेंशियल लेवल सब ड्रॉ करोगे, ये सब एनर्जी बैंड। ये भी फिगर को दिखा दो थोड़ा, ये जो बैंड का फॉर्मेशन की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ये एटम है 2 ठो, वो एटम को इधर मूव करवा रहे थे। जब तक ये एटॉमिक सेपरेशन से लार्ज सेपरेशन पर था तब तक शार्पे लेवल था। कम करेंगे सेपरेशन तो वो एक एक लेवल टूटते जाएगा नंबर ऑफ लेवल्स में। सॉलिड में तब उसका आप डिस्क्रिप्शन करने लगेंगे तो हो गया क्लास, तब इसका स्टॉपे करना पड़ेगा ये बात। ये सेमीकंडक्टर में होगा, कंडक्टरों में होगा, सब कुछ में, गैस में भी होगा ये बात, गैस में भी बात करेंगे। ये सेमीकंडक्टर के लिए नहीं, कोई भी क्रिस्टल में। तब ना याद है ना ये बात की एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये जरूरी नहीं कि खाली सेमीकंडक्टर में करना है, हम लोग को करना है ज़्यादा यूज इसी का, इसलिए इससे समझा रहे हैं। शॉर्टली ये सब पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो। व्हेन इनसाइड क्रिस्टल each sharp energy level of any orbital converted into a band। लिख लो थोड़ा सा, inside crystal each sharp energy level splitted into closed into a number of energy levels, also called quantum states, and form a band of energy। and each energy levels are closely spaced, यानी बहुत कम डिफरेंस होता है। ये सब, ये डिफरेंसेस सब कम नहीं लिखते हैं उसको, चलो खाली ये लिख दें कि each energy level of a given band has 1 electron, either empty or has 1 electron, and any energy level of a given band will either empty or has 1 electron। चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और ये जो स्प्लिट कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए,
कम इफेक्ट होगा किस पर, लोअर मोस्ट ऑर्बिट पर कम इफेक्ट पड़ेगा इस स्प्लिटिंग का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ज़्यादा ना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा उस एटम का इलेक्ट्रॉन वो तो सील्ड ना हो जाता है, सील्ड हो जाता है ना, आउटर पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो लिखो आउट ऑफ ए नंबर ऑफ एनर्जी बैंड ओनली 2 एनर्जी बैंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन? out of a number of energy band, two band is most important. एक को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, एक को वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इसका डिफिनीशन है कि वह लास्ट ऑर्बिट जो या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो। हाँ, द लास्ट बैंड which is either completely filled or partially filled।